फैसला पेटियों में बंद कर दिया है। लेकिन बड़ी अपडेट के साथ ही शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर आप देखिए किस तरह से इंतजार जो है वो अब खत्म हो चुका है। और बड़ी अपडेट, जिस तरह से इंतजार यहां पर लोगों को था अब वो बिल्कुल खत्म हो गया है। कुछ ही देर के बाद एग्जिट पोल सामने आएगा। गुलिस्तान न्यूज चैनल का ये सबसे सटीक एग्जिट पोल होने वाला है। एग्जिट पोल में आप जानेंगे कि आखिर किसकी सरकार बनने जा रही है, कौन यहां पर सिकंदर बनेगा और किस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर बिगुल बजेगा। और उसके साथ साथ देखिए कहां पर बीजेपी का जो कमल है वो खिलने जा रहा है। और यहां पर आप देखिए ये भी समझना बहुत जरूरी है कि कहां कहां पर जनता ने किस तरह से अपना फैसला सुनाया है। शीतल, बिल्कुल दर्शकों, तो सभी दिल थाम के बैठिए और अपनी कुर्सी की पेटी बांध के बैठिए, क्योंकि अब कुछ ही समय के बाद एग्जिट पोल निकलकर सामने आएगा। और एग्जिट पोल गुलिस्तान न्यूज पर लगातार इसकी कवरेज आप देखेंगे। सबसे सटीक एग्जिट पोल सिर्फ न्यूज पर 6 बजे यह एग्जिट पोल शुरू होगा, चंद मिनट बाद। वैसे जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम राजनीतिक दलों की, राजनेताओं की और आम लोगों की दिलों की धड़कनें भी धक धक की आवाज कर रही है इस घड़ी की टिक टिक की आवाज के साथ, क्योंकि 6 बजे से सटीक एग्जिट पोल आप गुलिस्तान न्यूज पे देखेंगे। कहां खिलेगा कमल, कहां हल का हाल बनेगा, कहां हाथ के साथ लोग दिखेंगे, ये तमाम बातें इस चुनाव में देखने को मिली है। क्योंकि 10 साल के लंबे समय के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव हुए हैं और 3 चरणों के अंदर ये चुनाव संपन्न हुए। लेकिन अब 5 अक्टूबर आ चुका है, 5 अक्टूबर की वो घड़ी आ चुकी है जिसका लंबे समय से इंतजार था। आज किसका होगा एग्जिट पोल में राज तिलक, कौन कमाल करेगा, कौन सरकार बनाएगा और किसका बंटाधार होगा। लेकिन असली नतीजे तो आप देखिए 8 अक्टूबर को सामने आएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि आखिर हमारा जो मेथड रहा वो किस तरह का रहा, सैंपल साइज क्या कुछ रहा और किन मुद्दों के आधार पर हमने अपना एग्जिट पोल जो है वो यहां पर किया है। अमूमन मेथड ये रहता है कि जब आप वोटिंग के लिए जाते हैं, वोटिंग करने के बाद जो नुमाइंदे बाहर आते हैं उनसे बातचीत होती है, लेकिन जो जनता होती है उससे भी सवाल होते हैं कि किन मुद्दों के आधार पर उसने वोट को कास्ट किया है, उसे ध्यान में रखते हुए। और साथ ही साथ सैंपल साइज की अगर हम बात करें तो लगभग 3 लाख लोगों को लेकर हमने यहां पर चर्चाएं की हैं, जिनसे 1 to 1 हम लोग यहां रूबरू हुए हैं। और उसके साथ साथ समझिए ऑफलाइन ऑनलाइन बोर्ड पर भी हमने जनता से संवाद करने की कोशिश की है, जिसके बाद अपना पूरा एग्जिट पोल आज हम आपके सामने 6 बजे के बाद खोलेंगे। लेकिन इस बीच में यहां पर एक और चीज समझना जरूरी है, 90 सीटों पर खेल किस तरह से होगा यह बड़ी बात है। क्योंकि हर एक सीट पर 3000 से भी ज्यादा लोगों के साथ बातचीत करने की कोशिश की गई और एक बार नहीं 2 से 3 बार बातचीत करने की कोशिश की गई है। और उससे भी बड़ी बात यहां पर यह है कि इस बार वोटर जो है वो बटा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये सटीक होने वाले हैं एग्जिट पोल। और 8 अक्टूबर को क्या कुछ रिजल्ट सामने आएगा ये बड़ी बात रहेगी। लेकिन उसके साथ साथ समझना बहुत ही दिलचस्प रहेगा कि आखिर जम्मू कश्मीर के अंदर 2024 का जो यहां पर एग्जिट पोल सामने आने वाला है उसके नतीजे किस तरह से रहेंगे, किसके सर पर यहां ताज सजेगा और किसकी यहां पर आप देखिए सरकार नहीं बनेगी। यानी कि किसे जनता ने नकार दिया है और किसे जनता ने ढेर सारा प्यार दिया है, क्योंकि मुद्दों पर बात होना बहुत जरूरी था। लेकिन इस बीच में अब यहां हर एक पार्टी की तरफ से अपनी अपनी सवालों को सामने रखा गया। लेकिन किन सवालों के साथ हम यहां पर जनता के बीच में गए वो आपके सामने रख रहे हैं कि हाउ टू सेटिस्फाई आर यू विद द करंट पॉलिटिकल लीडरशिप इन जम्मू एंड कश्मीर। यानी कि जो राजनीतिक यहां पर नेतृत्व रहा वर्तमान के अंदर, वहां आपने किस तरह से देखा कि काम हुआ या नहीं, उस पर आप कितना संतुष्ट थे, ये एक बड़ा सवाल शीतल रखा गया। सवालों के आधार पर हमने आज का एक पोल तैयार किया है। लेकिन इससे वो आपको सबसे पहले जानना बेहद ज्यादा जरूरी है और इसी सेशन में आपको बताएंगे। ग्राउंड पर गए, आम लोगों से बातचीत की, युवाओं से बातचीत की, जम्मू कश्मीर के बुजुर्गों से बातचीत की, महिलाओं से बातचीत की और खास तौर पर जैसे आपने कहा कि ऑनलाइन बातचीत करने की कोशिश की, जिस आधार पर यह एग्जिट पोल तैयार किया गया है। तो दूसरा सवाल जो हमने आम जनता से पूछा, हाउ सेटिस्फाइड आर यू, डू यू बिलीव दैट द रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 हैज बेनिफिटेड इन J&K, यानी जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370
370 का हटना कितना लाभदायक है या इससे लोगों को कितना लाभ मिला है, ये तमाम सवाल हमने जनता के सामने रखे हैं और इसी आधार पर ये पोल भी तैयार हुआ है। आशा, और उसके साथ साथ देखिए एक एक करके सवाल आपके सामने खुल रहे हैं कि आखिर आंकलन कीजिए कि जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से सुरक्षा मुद्दों को लेकर काम किया गया, उससे आप कितना संतुष्ट हैं, उसका आंकलन किस तरह से करते हैं। यानी कि रेट द एडमिनिस्ट्रेशन एफर्ट्स इन हैंडलिंग सिक्योरिटी इश्यूज जो जम्मू कश्मीर के अंदर रहे हैं, इस पर भी चर्चा हुई। और उसके साथ साथ देखिए समझना ये बहुत ही अहम रहेगा कि सुरक्षा का बड़ा मुद्दा 2024 के चुनावों के बीच में जरूर रहा, क्योंकि 2014 के बीच में आपने देखा कि 28 सीटों पर पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई थी और दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी, तीसरे नंबर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके साथ साथ चौथे नंबर पर कांग्रेस रही थी। लेकिन अब यहां पर जिन मुद्दों के साथ हमने आज बातचीत करने की कोशिश की है, इस पर चर्चा करना और संवाद करना जरूरी था कि आखिर जम्मू कश्मीर के अंदर जनता ने जो फैसला सुनाया है उसका सही से यहां पर हकदार जो है वो कौन रहेगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अब यहां 10 साल के लंबे अंतराल के बाद चुनावों में यहां बढ़ चढ़कर भाग लिया गया, क्योंकि आपने देखा 18 सितंबर से चुनाव शुरू हुए, 25 सितंबर को चुनाव हुए, उसके बाद 1 अक्टूबर को दोबारा से तीसरे चरण का चुनाव हुआ, जिसमें सबसे पहले फेज की अगर हम बात करते हैं तो 61% मतदान हुआ, दूसरे चरण की बात करते हैं तो 57.31% वोटिंग हुई, और उसके बाद अगर हम यहां पर तीसरे चरण की बात करते हैं तो 65.68% मतदान हुआ। उसके साथ ही देखिए जो अगले सवाल आपके सामने रख रहे हैं कि आखिर सुरक्षा मुद्दों को लेकर जो काम किया गया उसमें कितना काम होना चाहिए था, कितनी संतुष्टि है। डू यू थिंक एनफ हैज बीन डन टू इम्प्रूव यहाँ इंफ्रा इन जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि बुनियादी ढांचे को लेकर जो काम किया गया जम्मू कश्मीर के अंदर, वो कितना काम अब जनता के सामने हुआ है, आम जनता को उसका कितना लाभ हुआ, इस पर भी आंकलन लेने की कोशिश की गई। रिवर्ट बैक किस तरह से हुआ है, उसी के आधार पर एग्जिट पोल रखा गया। बिल्कुल, धारा 370 का मुद्दा हो या इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा हो, जो दावे 2014 के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर किए गए हैं, ये तमाम सवाल हमने भी लोगों के सामने रखे कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर से आप संतुष्ट हैं, क्या बुनियादी विकास जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ है, क्या इसकी आधारशिला रखी गई है, क्या आप इससे संतुष्ट हैं या नहीं, ये तमाम सवाल है। अब जरा अगले सवाल पर बढ़ते हैं और उसकी बात करते हैं, हाउ डू यू असेस द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, यानी जो रोजगार की अपॉर्चुनिटीज हैं उसका आकलन आप कितना कर पाए हैं, क्या वो उतना काम यहां पर सरकारें कर पाई हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के अंदर क्या यहां पर जो रोजगार है वो युवाओं को मिल पाए हैं या नहीं, ये तमाम सवाल हैं। और इसमें एक इंपॉर्टेंट मुद्दा जम्मू कश्मीर के अंदर ये भी रहा है और विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे को जोरों शोरों से इन चुनाव के अंदर उठाए हैं कि आखिर रोजगार के किस तरह से यहां पर दरवाजे सरकार ने खोले हैं। 2014 में जब यहां पर भारतीय जनता पार्टी की और पीडीपी की सरकार बनी थी, उस समय रोजगार को एक बड़ा मुद्दा बनाया था। अब जरा अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आशा, अगला सवाल रोजगार, और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा, धारा 370 एक बहुत बड़ा मुद्दा, इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा मुद्दा, यानी कि रोजगार को लेकर जिस तरह से बड़ा सवाल बनाया गया और विपक्षी पार्टियों की तरफ से बड़ा मुद्दा इसे गिनाया गया कि 27% से भी नीचे बेरोजगारी दर जम्मू कश्मीर की जो है वो गिर गई है, तो आप देखिए उस पर जनता ने अपना किस तरह से फीडबैक दिया है, इस पर भी आंकलन करने की कोशिश हुई। लेकिन उस बीच में गुलिस्तान न्यूज एग्जिट पोल जम्मू कश्मीर की जो असेंबली का 2024 का है, जिस तरह से अगर हम आपके सामने रखें तो देखिए जिस तरह से कश्मीर रीजन और जम्मू रीजन दोनों की बात होती है, जहां पर कश्मीर रीजन को अगर हम सबसे पहले लेते हैं तो साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर के अंदर ये नंबर ऑफ जो सीट्स है वो 47 बन जाती हैं, जिसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यहां पर जनता ने किसका फैसला किस तरह से सुनाया है। जम्मू रीजन की तरफ अगर हम बढ़ जाते हैं तो पीर पंचाल आता है, चनाब वैली आता है, जम्मू सेंट्रल आ जाता है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 43 आ जाती है। लेकिन साउथ कश्मीर में देखिए, अगर हम देखें कि पहले चरण में जिस तरह से चुनाव हुआ था उसमें साउथ कश्मीर को लेकर अगर हम बात करें तो यहाँ पुलवामा, कुलगाम, अनंतनाग और शोपिया सीट की बात होगी कि आखिर यहाँ पर किस तरह से भाग्य का फैसला होगा और कौन सी वाली सीट पर कौन सी वाला नुमाइंदा जो है वो जीत कर सामने आने वाला है। यानी कि क्लोज फाइट किस तरह से होने वाली है, किस तरह से कांटे की टक्कर रहेगी। और उसके साथ साथ नॉर्थ कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर बारामूला, बांडीपुरा, कुपवाड़ा का इलाका आ जाता है और उसमें भी यहां पर समझना बहुत जरूरी है कि आखिर नॉर्थ कश्मीर के अंदर समीकरण किस तरह से यहां पर रहने वाला है। लेकिन उसके साथ साथ समझना ये बहुत ही अहम और दिलचस्प रहेगा। शीतल, बिल्कुल आपने सही कहा। और कश्मीर रीजन और जम्मू रीजन दो भागों की राजनीति। कश्मीर रीजन में साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर
कश्मीर यानी कश्मीर रीजन को 3 भागों में बांटा गया है और जम्मू रीजन पीर पंचाल, चिनाब वैली और जम्मू सेंट्रल जिसमें 43 सीटें हैं, कुल मिलाकर 90 सीटें हैं। और सबसे खास बात कश्मीर रीजन की बात करें साउथ कश्मीर में जिसमें 16 सीटें हैं, नॉर्थ कश्मीर जिसमें 16 सीटें हैं और सेंट्रल कश्मीर जिसमें 15 सीटें हैं, कुल मिलाकर 47 सीटें सामने आ जाती हैं। जम्मू रीजन की बात करें तो पीर पंचाल में 8 सीटें हैं जिसमें राजौरी पुंछ जो जिला आता है, उसके बाद चिनाब वैली में 8 सीटें हैं जिसमें किश्तवाड़, डोडा और रामबन का जिला आता है। उसके बाद जम्मू सेंट्रल जिसमें 27 सीटें आती हैं जिसमें जम्मू, उधमपुर, सांबा और कठुआ और इसमें रियासी भी आता है और कुल मिलाकर 43 सीटें जम्मू रीजन के अंदर है। और जिस तरह से चुनाव इन दोनों संभागों के अंदर हुए हैं, जो सरगर्मियां हमने पिछले कुछ दिनों में देखी हैं, जो त्योहार जैसा माहौल पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ है, उससे लगता है कि यह चुनाव वाकई में पिछले इतिहास में हुए चुनाव से बेहद अलग और बेहद भिन्न है। ये इसलिए क्योंकि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर ये पहले चुनाव हुए। इससे पहले चुनाव के अंदर जरूर छुटपुट घटनाएं या बाइकआउट की कॉल जो है वो निकलकर सामने आती थी, लेकिन इस बार ये चुनाव सकुशल संपन्न हुए हैं, सुरक्षित संपन्न हुए हैं और पूरी जो पारदर्शिता है इन चुनावों में देखी गई है और इलेक्शन कमीशन इसे एक बड़ी जीत भी मान रहा है। आशा। चलिए, तो फिलहाल जम्मू रीजन और कश्मीर रीजन को आपके सामने रख रहे थे, लेकिन बड़ी अपडेट के साथ ही यहाँ पर आप देखिए किस तरह से एक बार फिर से, क्योंकि बस कुछ ही देर के बाद एग्जिट पोल सामने आएगा और गुलिस्तान न्यूज का ये सबसे सटीक एग्जिट पोल होने वाला है। एग्जिट पोल में जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनेगी ये आप जानेंगे, कहां पर किस दल ने यहाँ पर आप देखिए वर्चस्व अपना दिखाया है, फतह हासिल की है, ये आप समझना। और उसके साथ साथ आप देखिए जिस तरह से फतेह जो है वो किसने हासिल की है, ये बड़ी बात रहेगी। लेकिन फिलहाल आप देखिए एग्जिट पोल को लेकर अगर शीतल हम बात करें तो कहीं ना कहीं वोटर जो है वो बटा है इस बार, क्योंकि जिस तरह से हमने अपना सर्वे किया है, आंकलन करने के बाद जो एग्जिट पोल हमने तैयार किया है, जो आप देखिए डेस्क पर किस तरह से हमारी टीम लगी हुई है और प्रॉपर पूरे तरीके से सटीक एग्जिट पोल जो है वो जम्मू कश्मीर की जनता के सामने रखा जाएगा, जिसमें एक सवाल उठकर जरूर सामने आया कि वोटर इस वक्त यहां पर बटा, क्योंकि 2024 में जो चुनाव हुआ वो मुद्दों के आधार पर हुआ, धर्म के आधार पर हुआ, सीट के आधार पर हुआ और उसके साथ साथ फेस के आधार पर हुआ, पार्टी के आधार पर हुआ, यानी कि वोटर बटा। फैक्टर्स कुछ यहां पर सामने आए, जिसमें इंजीनियर राशिद का एक फैक्टर सामने आया था, जमाते इस्लामी का एक फैक्टर सामने आया था, जिसमें जमाते इस्लामी इस बार चुनावों में देखी गई लोकतंत्र की एक मिसाल कायम हुई, लेकिन उस बीच में यहां इंजीनियर राशिद जब पहुंचे तो ये बड़ी बात कही गई कि जरूर यहां पर आप देखिए वोट काटने का जो अभियान है वो शुरू जरूर होगा, लेकिन उसका फायदा कितना रहेगा ये तो एग्जिट पोल में ही देखा जाएगा। बिल्कुल, और बहुत खिचड़ी इन चुनाव में पकी हुई है पिछले कुछ दिनों में, लेकिन इस खिचड़ी का स्वाद और इस खिचड़ी की सुगंध 8 को पता लग पाएगी। लेकिन आज एग्जिट पोल के जरिए हम आपको जरूर ये बताएंगे कि आखिर किसकी हवा और ज्यादा चल रही है और कौन इस तेज हवा के झोंके में और इसकी चपेट में आएगा और वो जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं बना पाएगा। हालांकि सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जगह ये दावा कर रहे हैं, ये वादा कर रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे। जम्मू रीजन में भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि सरकार हमारी बनेगी और इस बार जो चुनाव से पहले एक नैरेटिव जम्मू के अंदर सेट किया गया था, जिसमें यह बताया गया था कि डोगरा मुख्यमंत्री बनेगा, जम्मू का मुख्यमंत्री बनेगा या फिर बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। ये 3 अलग अलग पहलू इस बार जम्मू के अंदर देखे गए हैं और बीजेपी भी अपनी जगह आश्वस्त है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन भी अपनी जगह आश्वस्त नजर आ रहा है और उसी आश्वासन के साथ सभी दल अब कहीं ना कहीं। चलिए, पैनल में हमारे साथ यहाँ पर कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। अभिजीत जसरोटिया हमारे साथ बीजेपी पार्टी से ज्वाइन हो गए हैं, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। जगदीप सिंह हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं जगदीप जी आप ही के पास आऊंगी। कुछ ही पलों के बाद एग्जिट पोल सामने आने वाला है, कई ऐसे मुद्दे रहे जो एग्जिट पोल में हम उनसे पहले बात कर रहे हैं कि जिन सवालों को लिया गया, रोजगार का बड़ा मुद्दा हुआ, हेल्थ को लेकर बातचीत हुई, एजुकेशन को लेकर बात हुई और इस बीच में यहाँ पर वोटर जो है वो धर्म के आधार पर भी बटा, यानी कि एग्जिट पोल जिस तरह से हुआ उस आधार पर बात कर रहे हैं, जनता ये कह रही। जवाब दीजिए। आशा जी शुक्रिया आपको। देखिए, एक बात जो मैं बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि पूरे देश में लगभग 50% चुनाव ऐसे होते हैं जिसमें तो बहुत ज़्यादा विचार मनन की जरूरत नतीजों को लेकर होती नहीं, स्थिति साफ होती है। और ये दोनों राज्यों के चुनाव जो है, इनफैक्ट एक यूपी और एक राज्य के चुनाव जो है, वो काफ़ी हद तक परिस्थितियां पहले ही स्पष्ट हो चुकी थी और मैं निश्चित तौर पर ये कह सकता हूँ
कि जो भी आकलन जितने भी पोलस्टर्स हैं, चाहे वो एक्सिस वाले हैं, चाणक्य है, सी वोटर है, आप लोगों ने भी किया है, तो निश्चित तौर पर इस मर्तबा जो भी एग्जिट पोल आएगा कम से कम वो वैसा नहीं होगा जो हमने पिछली मर्तबा 400 पार वाला जो प्रकरण हुआ उस वक्त देखा था। और मैं उम्मीद करता हूं कि एक बढ़िया व्यापक स्तर पर और एक बड़े लेवल पर कई हजार लोगों को जगदीप जी, एक आज साथ आपके पास भी लेकर मौका जो है, वो उस आप भी तरीके- अपना एग्जिट पोल दे दीजिएगा थोड़ा। जी आपके पास भी मौका है और आप भी अपना एग्जिट पोल बता दीजिएगा। आपका एग्जिट पोल क्या बता रहा है जगदीप जी? शीतल जी, मैं एक छोटे से उदाहरण से आपको अपना एग्जिट पोल बता देता हूँ, बड़े स्पष्ट और छोटे से उदाहरण से। जी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका गए और हमने देखा वहां पे हरियाणा नृत्य जो है वो, और वहां पर माननीय राहुल गांधी जी भी गए और उन्होंने डंकी रूट की बात की, फिर वो हरियाणा आए और उन लोगों से मिले जो एक तरह के भुक्तभोगी थे। तो ये जो डिफरेंस है ना, इस एक उदाहरण से आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि शाह रग पर हाथ किसका था, लोगों के बुनियादी मुद्दों तक इसकी पहुंच थी। और जिस तरीके से इस मर्तबा कांग्रेस हरियाणा के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव लड़ा है, मैं बिल्कुल इस बात से पूरी तरह अपने आप को निश्चित मानता हूं और मैं ये कह सकता हूं आपको दावे के साथ कि नतीजे जो हैं वो कांग्रेस के और इंडिया गठबंधन के हक में होने जा रहे हैं। जी ठीक है अभिजीत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अभिजीत जी, आपकी जो अभी तस्वीर दिख रही है, लोग वहां पर आपसे मिलने भी पहुंच रहे हैं, आपकी दिल की आवाज क्या कह रही है? क्योंकि थोड़ी देर के बाद एग्जिट पोल भी सामने आएंगी। शीतल जी, बिल्कुल सही बात है। दिल की आवाज तो उस भगवान की आवाज होती है और दिल से तो यही चाहेंगे कि कमल खिले, हर जगह पे कमल खिले, क्योंकि कमल जहाँ जहाँ पर खिलता है वहाँ पर सुख शांति रहती है और बुरी ताकतें जो है वो अपना असर नहीं दिखा पाती हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, कमल जरूर खिलेगा। और जहाँ तक रही बात राहुल गांधी जी की, इन्होंने राहुल गांधी जी की विदेश की बातें को तो की, इन्होंने राहुल गांधी जी की वो इलियाना उमर वाली मीटिंग का नहीं बताया कि वो इलियाना उमर के साथ जो वहाँ पर बैठ के जो देश के खिलाफ षड्यंत्र बुनकर आए उसका क्या कारण था, जरा वो तो लोगों को बता देते। तो जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो एक बात समझानी चाहिए आपको। मुझे लगता है कि शायद जगदीप जी की सुन ले वो, तो उन्हें बताइए कि देश जो है वो सबसे ऊपर होता है और देश से ऊपर कुछ नहीं होता। और जब आप देशद्रोहियों के साथ जाके खड़े होंगे तो पूरा देश कम से कम जब आपकी तरफ देखेगा तो मुझे लगता है कि वो फिर एक बड़ा दुख सा होता है। तो मुझे लगता है कि ऐसा चीज करनी चाहिए। आओ मिलकर देश को आगे लेकर चलते हैं। जगदीप जी, वो कह रहे हैं कि देश को आगे लेकर चलना, लेकिन देश सर्वप्रथम होना चाहिए। आशा जी, मैं अभिजीत जी को भी शुभकामनाएं दूंगा, पहली तो बात। और आज मैं चाहता नहीं हूँ किसी पॉलिटिकल डिबेट में वो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चले। बस इतना कहकर इनके सवाल का उत्तर दे दूं कि जिनका इन्होंने जिक्र किया वो अमेरिकी सांसद है। थोड़ा सा होमवर्क कर लें और आपका तगमा देने से और आपके वैचारिक पुरोधाओं का आप जब इतिहास देखते हैं, 52 साल तक जिन्होंने झंडा नहीं लगाया वो तय करेंगे कि किसका राष्ट्र प्रेम कैसा है। और आप एक अमेरिकी सांसद को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो थोड़ा सा सोचिए। मैंने जो उदाहरण दिया वो आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं था, मैंने सिर्फ ये बताया कि शाह रग तक हाथ किसका था। अब हम बात मुद्दे की करें तो बड़ी जल्दी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और मैं एक और चीज आशा जी आपको बताऊं, देखिए एक बड़े चैनल ने, मैं नाम लेके बोलता हूँ, आज तक ने उस पॉलिस्टर कंपनी को बाहर का रास्ता दिखा दिया जिसने वो चुनावी नतीजे जो घोषित किए थे जिसमें 400 पार बता दिया था। तो ये मैं क्रेडिबिलिटी की बात भी मानता हूँ कि इस मर्तबा कम से कम वो तमाम बड़ी एजेंसीज जो इस तरीके का होमवर्क करती हैं, व्यापक स्तर पर करती हैं, वो अपनी रेलिवेंस बनाए रखेंगी। और होपफुली बहुत जल्द जो है इन सच अ स्पैन ऑफ पीरियड द थिंग्स विल बी क्वाइट क्लियर। मैं इतना ही कह सकता हूं, औपचारिकता वर्ष की मेरी शुभकामनाएं। अभी तो एग्जैक्ट रिजल्ट तो 8 अक्टूबर को ही आएगा, अभी तो सिर्फ हम चर्चा कर सकते हैं और जनता की तरफ से जो एग्जिट पोल में बताया गया है वो सामने रख सकते हैं। लेकिन अगर हम लोगों की एग्जिट पोल को देखें तो वोटर इस वक्त और इस बार बटा जरूर है, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, सीट के आधार पर हो, चेहरे के आधार पर हो, पार्टी के आधार पर हो या फिर मुद्दों के आधार पर हो। क्योंकि फर्स्ट टाइम वोटर के साथ बात हुई, वो कह रहे हैं कि पिछले समय में क्या हुआ उससे लेना देना नहीं है, आगे आने वाले टाइम में किस तरह से काम होगा, विजन क्या है, कौन सी सरकार विजन लेकर आएगी, वो होना चाहिए। देखिए आशा जी, मैं एक बात कह के ये स्पष्ट कर दूं आपको, शीतल जी भी बैठे हैं, मैं अब आपसे एक प्रवक्ता के तौर पे नहीं, एक नेता के तौर पे बात कर रहा हूं। 44,000 हाउस होल्ड तक मैंने खुद व्यक्तिगत तौर पर पहुंच बनाई पिछले 6 सालों।
तो जो मेरा अपना अनुभव कहता है, जो मैं समझ पाया हूँ, दूर दूर के देहाती इलाकों में भी लोग बड़े अच्छे से कि क्या चल रहा है देश में। अगर बुनियादी मुद्दों पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने ध्यान दिखाने की कोशिश की है तो उसका असर जो है वो इस चुनाव में दिखेगा। तो मैं मानता हूँ कि बुनियादी मुद्दे, खास तौर से बेरोजगारी का, महंगाई का, और जिस तरीके से यहाँ हमने देखा जो एक शासनकाल रहा है जिसमें टोल प्लाजास भी था, स्मार्ट मीटर्स भी था, प्रॉपर्टी टैक्स भी था और बहुत सारी बातें, तो ये कहीं ना कहीं लोगों के जहन में घर कर गई हैं और मुझे लगता है कि इसका जो आपकी आवाज कट रही है, मैं लौटता हूं आपके पास। अभिजीत जी, मेरा एक सवाल रहेगा। शुरुआत में हमने सारे सवाल दिखाए, एक एक कर सवाल दिखाए जो हमने लोगों से पूछे हैं और जिस आधार पर हमने एग्जिट पोल बनाए हैं। जाहिर सी बात है, जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं तो आप भी कहीं ना कहीं, आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि पिछले कुछ सालों में आपने कितना काम उन सब सवालों पर किया है, उन सब मुद्दों पर किया है। तो क्या आपको लगता है ये तमाम सवाल जो अभी उठ रहे हैं वर्तमान में, जो जब खड़े हो रहे हैं, तो आप उन पर खड़े उतर पाए हैं? पिछले 10 साल केंद्र में आप सत्ता में रहे हैं। देखिए शीतल जी, इस तरह से है कि एक चीज को समझने की जरूरत है कि कंपैरिजन किस चीज का। कंपैरिजन है 50-60 साल का कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो इन्होंने किया और 5-6 साल का जो भी यहाँ पर रहा उसको। अब कंपैरिजन जब किया जाता है तो जमीन आसमान का फर्क है। चले कहीं ना कहीं हम यहाँ तक तो अब कामयाब हो गए कि जो पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने आज तक अभी मैनिफेस्टो नहीं छपवाया था, इस बार इन्होंने प्रेस वालों को तकलीफ देकर अपना मैनिफेस्टो तो छपवाया। सच झूठ जो भी बोलना था उसमें बोला। अब एक मैनिफेस्टो ऐसा बना नेशनल कॉन्फ्रेंस का जिसमें उन्होंने ऑटोनॉमी की बात की, फिर से देश को वहीं पर पीछे धकेलने की बात की, वहां पर ले जाने की बात की जहां पर इंदिरा गांधी जी भी नहीं चाहती थी कभी कोई जाए। अब वो राहुल गांधी जी ने आके उसके ऊपर हस्ताक्षर किए। तो लोग देख रहे हैं सब चीजों को, लोग इनकी 2.5 लाख की बैकअप अपॉइंटमेंट भी देख रहे हैं। अब ये बोलते हैं कि इलियाना उमर थी जी, वो तो सांसद है, सांसद होने से क्या हो गई कि वो हमारे हिंदुस्तान के खिलाफ कोई अगर षड्यंत्र बनेगी तो क्या हम उनको देखते रहेंगे या उनके साथ खड़े होकर सेल्फी खिंचाएंगे? जो पाकिस्तान को लेकर हमारे देश के खिलाफ षड्यंत्र बोलते हैं वो सांसद छोड़ के भले कहीं के प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट भी क्यों ना हो, उनके लिए हम वही कहेंगे जो हम अभी कह रहे हैं। हम किसी से डरने वाले नहीं इस चीज के लिए, क्योंकि भारत देश की एकता और अखंडता के लिए अभिजीत जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। जो हमने सवाल लोगों से पूछे हैं, क्या आप उनकी उम्मीदों पर खरे उतर पाए हैं? देखिए, पब्लिक है, पब्लिक ने डिसाइड करना इन सब चीजों को। पब्लिक इन्हें भी देख रही है और पब्लिक हमें भी देख रही है। दोनों चीजों को पब्लिक अच्छी तरह से इनका आकलन भी लगा रही है। और जहां तक रही बात, अगर ये अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, बाकी चीजें करेंगे, तो आपको पता है 500-600 रुपए के ऊपर इन्होंने ही डेली वेजों से 20-20 साल उनका खून चूसने का काम किया है। अगर बाकी डेवलपमेंट की बात करेंगे तो एम्स, IIT, IIM आपके सामने है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो आपके सामने आज जो 8-8 कौमी शहर पर टनल्स बनी है, जो फ्लाईओवर्स के नेटवर्क बन के सब आपके सामने। और सबसे बड़ी बात है जो जान की सुरक्षा, कि सुबह जो घर से निकलता है शाम को अपने घर पर सुरक्षित पहुंचेगा। और 1.5 लाख कब्रों का हिसाब किताब मैंने राहुल गांधी जी से पूछा था, जगदीप जी से पूछा था, उमर साहब से पूछा था, किसी ने हिसाब किताब नहीं दिया उसका आज तक। हाँ, अपना उसी एजेंडे को चलाकर इस आंकड़े को आगे ले जाने में जरूर कोशिश। लेकिन सर अभिजीत जी, जिस सुरक्षा की आप बात कर रहे हैं और जिस जीरो टॉलरेंस की नीति से आप शुरुआत कर रहे थे जब 2014 में आपने सरकार बनाई थी, लेकिन अभी भी घटनाएं हो रही हैं, आतंकी घटनाएं हो रही हैं, और अब तो जम्मू कश्मीर से शिफ्ट जम्मू में हो चुका है। आप देख रहे हैं जम्मू संभाग में किस तरह से आतंकी हमले हो रहे हैं। बिल्कुल शीतल जी, लेकिन एक बात है कि इसमें गिरावट कितनी है, 70%। पत्थरबाजी पूछिए जरा, एक केस भी हुआ कोई पत्थरबाजी का? तो ये चीजें पहले से इंप्रूवमेंट तो आप 20 साल के खड्डे इन्होंने खोद कर रखे। कहाँ 87 की रिगिंग से ये लोग शुरू हुए थे, कहाँ कश्मीरी वो कह रहे हैं कि 70 सालों से जो गड्ढे डाले गए थे उन्हें भरने में समय लगता है। हमने इंप्रूवमेंट किए। ठीक है अभिजीत जी, जगदीप जी, अभिजीत कह रहे हैं कि 70 सालों से जो गड्ढे डाले गए थे उन्हें भरने में समय लगता है। 56,000 करोड़ रुपए का निवेश जम्मू कश्मीर के अंदर, 2 करोड़ से भी ज्यादा टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में पहुंचा और टूरिज्म को बढ़ावा देने की लगातार कोशिशें। आशा जी, पहली तो बात ये कि मैं बड़े साथ सम्मान कहना चाहता हूँ। दूसरी बात कि जिस तरीके से भाई साहब बात करते हैं, अब तो मुझे मतलब ये याद हो गया है, मैं लिख के दे सकता हूँ इनकी डिबेट से पहले कि वही 4-6 गिनी पड़ी बातें उन्हीं पे बात करेंगे। रिगिंग हो गई, बूटा सिंह जी आ गए, ये हो गया, वो हो गया। अरे भाई साहब, आप मुझे एक बात बताइए, पुलवामा हमले के बाद इसी जमात इस्लामी को आपने प्रतिबंधित किया था आपकी सरकार ने, और आज आप लोकतंत्र का हवाला देकर उन्हीं लोगों को अपने सियासी मफाद के लिए मैदान में ले आए। क्या ये नेशनल सिक्योरिटी के साथ कंप्रोमाइज नहीं है? आज हमारे विदेश मंत्री पाकिस्तान जा रहे हैं, इस पे क्या बोलेंगे आप?
और मैं एक चीज आपको और कह दूं कि आज जगदीप भी आरोप जी। प्रत्यारोप का सिलसिला बराए जगदीप मेहरबानी जी। बंद करें, जगदीप मुद्दे जी। पे बात रहे। जी आशा जी। क्या इस बार जो बनेगा एग्जिट आपको? पोल हुआ उसमें फैक्टर्स पर भी बात हुई। इंजीनियर राशिद फैक्टर को गिनाया गया, जमाते इस्लामी फैक्टर को भी गिनाया गया। जमाते इस्लामी वो शख्स, वो लोग जो कश्मीर के अंदर अगर बंद बोलते थे तो बंद होता था, स्ट्राइक्स होती थी, लेकिन 2019 के बाद 2014 के बाद कितनी घटनाएं आपने देखी, ये सवाल था। दूसरा ये कि अगर जमाते इस्लामी के लोग चुनावों के अंदर पहुंचे हैं तो एक डेमोक्रेसी सामने आई है कि हाँ, लोकतंत्र बहाली हुई है, जिसमें बढ़ चढ़कर लोग अपनी आहुति डाल रहे हैं। Asha ji, I appreciate your conduct as an anchor, and undoubtedly, if anybody or any organization would like to participate in the any electoral process, so he or she should be welcome. But the point is it कि एक आप तय कर देना, एक आधार, एक मापदंड तय कर दे। एक तरफ अभी भी वो प्रतिबंधित संगठन है, मतलब आप दो बातों को एक साथ मत लें। और दूसरी बात, ये जो देखिए आपने बात की कि किस तरीके से कश्मीर में, मैं बिल्कुल मानता हूँ, शायद कोई और प्रवक्ता माने ना माने, मैं के लिए ये बोल रहा हूँ कि मैं मानता हूँ पत्थरबाजी की घटनाओं में जगदीप जी, आपकी अंतर आया अच्छाई है। यही है ना, आप लेकिन मानते बहुत अच्छे से हैं, पर लेकिन उसी पर आप दोबारा से क्वेश्चन रेज कर देते हैं। एक बात, क्वेश्चन तो रेज करूंगा, मानते तो हैं आप, लेकिन अब फिर आप क्वेश्चन मुझे रेज दोबारा बताइए। से कर देते हैं। आशा जी, मेरे अगर मेरा सवाल खड़ा होगा तो वो तथ्यों पर होगा, मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पत्थरबाजी की घटनाओं में फर्क आया निस्संदेह, हाँ। लेकिन आप मुझे बताइए, हजारों की तादाद में आपने देश की अलग अलग जेलों में, मतलब बड़ी संख्या में आपने नौजवानों को ठूस दिया। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो पत्थरबाज है दे शुड बी पनिश्ड, लेकिन अगर उसमें कुछ निर्दोष लोग भी हैं तो उनको तो लीगल हेल्प भी नहीं है। आज 5 साल होने को आए, अभिजीत जी इसमें जवाब आप अपना दीजिए, कंधा थपथपा रहे हैं। क्योंकि यूपी सबसे वर्सेस पहली एनडीए बात- अगर हम देखें तो कमी आई है जगदीप जी, जो आप भी मान रहे हैं, क्योंकि 7,000 का आंकड़ा यूपी गवर्नमेंट में रहा और एनडीए में 2,000 पर ये आंकड़ा पहुंच गया। जवाब दीजिए अभिजीत जी। वो कह रहे हैं कि जिन देखिए, लोगों की कोई गलती नहीं है उन पर सोच विचार होना चाहिए। देखिए कितनी विडंबना, देखिए मेरे देश की और भाग्य की विडंबना देखिए कि आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो और कांग्रेस के प्रवक्ता तय करेंगे कि कौन निर्दोष है और कौन दोषी है। यानी कि उच्चतम न्यायालय को अब मेरे को लगता है काम करना बंद कर देना चाहिए। यहाँ पर इनसे पूछ लेना चाहिए या राहुल जी से पूछ लेना चाहिए किससे करना और किससे नहीं करना। अब उनसे भी ऊपर जब कोई पार्टी अपने आप को समझेगी और अपने मैनिफेस्टो को समझेगी तो आप इससे बड़ा दुर्भाग्य मुझे लगता है इस देश का कोई हो सकता है। इरफान हाफिज लोन नाम का एक जो लीडर है जिनके पास अभी, जिसको इन्होंने अपनी लिस्ट में शामिल किया, एक सेकंड अभिजीत जी, एक सेकंड जगदीप जी, इस बार जब सर्वे हमारा चल रहा था चैनल का, उस वक्त जिन लोगों से हमारी बात हुई वो कह रहे थे कि एक साथ नहीं लड़ना चाहिए था। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर गुस्सा देखा गया। लोग कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी अलग से लड़ती तो शायद फायदा हो सकता था, नेशनल कॉन्फ्रेंस अलग से लड़ती तो ज्यादा फायदा हो सकता था, लेकिन एक साथ आए हैं तो लोगों के अंदर कहीं ना कहीं मायूसी जरूर रही, क्योंकि खुलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ तो आप लोग गठबंधन में दिखे नहीं, और जब दिखे तो 370 पर कोई स्टैंड क्लियर किया नहीं गया, मैनिफेस्टो को लेकर बातचीत नहीं हुई, तो फिर गठबंधन किस तरह का रहा। यानी कि लोग ये चाहते थे कि अलग अलग अगर लड़ते तो फायदा होता। इसी पर मेरा एक एड ऑन सवाल भी है आपसे जगदीप जी। जिस तरह से आपने बात की अभी जमात इस्लाम की या फिर जो अभी चुनाव लड़ रहे हैं, इंजीनियर रशीद भी चुनाव लड़ रहे हैं, आपने लोकतंत्र के हवाले से इसको जोड़ा है, लेकिन आपका गठबंधन नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में जो तमाम चीज़ें, प्रमुख चीज़ें हैं, धारा 370 को वापस लाना, पीएसए को हटाना, पाकिस्तान से बातचीत करना या फिर जो कैदी हैं उनको रिहा करना, ये 4 प्रमुख मुद्दे, क्या आप इसका समर्थन करते हैं? क्या कांग्रेस इसका समर्थन करती है? क्योंकि वो आपके सहयोगी हैं, आपके घटक दल हैं। जवाब दीजिए जगदीप जी। पहले मैं आशा जी की बात पे आऊंगा और इतना कह दूं कि मैंने लीगल हेल्प की बात की थी, ये बड़ी बड़ी हाँकना शुरू हो गई अभिजीत भाई, इनकी आदत है। चलिए अब मैं पॉइंट पे आता हूँ। पहली तो बात आशा जी, जो आपका सवाल है, आपने ये कहा कि अगरचे दोनों पार्टी अलग अलग लड़ती, हाँ, तो हालात राजनीतिक तौर पर कुछ और होंगे। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जब राजनीतिक स्वार्थ आपकी प्राथमिकता नहीं होता और आप ये तय करके चलते हैं कि हमें यहाँ के लोगों को उस जबरन काबिज हुए प्रशासन से, लेफ्टिनेंट गवर्नर के, मुक्ति दिलवानी है, और हमारी प्राथमिकता ये है कि वो जो तुगलकी फरमानों का एक लंबा दौर, जगदीप जी, जब तक आप लोग सत्ता में नहीं आएंगे, पावर में नहीं आएंगे, तब तक कैसे मुक्ति दिलाएंगे?
बताइए और जरा, स्वार्थ भी रैली नहीं है, तो आपकी कानून आपकी दिख रही पार्टी है। की तरफ से इतनी नहीं की गई, आशा जी, जहां पर जरूरत थी वहां तक नहीं पहुंच पाए आप लोग, और आप कह रहे हैं कि जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जब आप पावर में ही नहीं आएंगे तो जनता की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? ही बता रहा हूँ मैं, ससम्मान आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अब 2 मिनट मुझे दीजिएगा। देखिए, आप इसे इस तरीके से समझिए, माननीय राहुल गांधी जी खुद गए अब्दुल्ला परिवार के पास। हमने जहां पर सीटों का आवंटन हुआ वहां पर भी कोई बहुत ज्यादा, आप देखिए कांग्रेस के एंड से हमने कोई बहुत ज्यादा अपना कोई सियासी स्वार्थ उसमें नहीं दिखाया और हमने एग्री किया। और आप देखिए हरियाणा में भी यही हुआ। आम आदमी पार्टी जिसका वोट प्रतिशत 0.46 था, मतलब नोटा से भी कम था, उसको भी 2 सीटें ऑफर की। तो ये बड़प्पन था कांग्रेस का अपने इंडिया गठबंधन के धर्म को निभाने का। लेकिन अब सर मैं ये आता हूं शीतल बड़प्पन जी नहीं, के जिस सवाल तरह पे। से आपका प्रचार प्रसार जमीन पर दिखाई दिया है, ऐसे तो लगता है कांग्रेस मजबूर थी। ये निश्चित मात्र तौर पर मजबूरी का शीतल जी, गठबंधन इसमें है कोई और दो- जमीन पर कायम रहने का गठबंधन लग रहा था। क्या वाकई में ऐसा ये है? तो वही बात हो गई ना शीतल जगदीप जी भाई- कि डीडीसी के जब चुनाव आए तो सब एकजुट हो गए, पीएजीडी बन गया, और जैसे ही जीत हासिल हुई तो एक एक करके अलग अलग अपने अपने रास्ते चले गए। तो जनता ने जिन पर भरोसा जताया था, काम कौन करेगा, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, इसका भी जवाब देता हूँ, और 4 सवाल और आगे हैं शीतल। हाँ, पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि पीडीपी के साथ जो हुआ, जिस तरीके से भाजपा के साथ जाने के बाद पीडीपी को लोगों के बीच में अपनी स्थिति स्पष्ट करने में एक लंबा अरसा लगा, वो बताता है मौजूदा समय में परिस्थितियां क्या है कश्मीर की। और रही बात जो आप मुझसे पूछ रहे हैं कि बाकी चुनाव में इस तरीके से रहा, लेकिन मैं समझता हूं कि आज जो एक परिस्थिति राजनीतिक तौर पर बनी है जम्मू में या शेष भारत में, वो बड़ी साफ है, पारे की मानी। और दिख रहा है कि अब यहाँ पर दो ही मतलब मैं कहूँगा गठबंधन के बड़े दल है जो आमने सामने हैं, और उस परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखकर ये फैसला लिया गया। अब मैं जरा शीतल जी के सवाल, पहली तो बात देखिए शीतल जी के विडंबना, ये कहना, पहला सवाल ये था इनका कि 370 पर जी आपका क्या स्टैंड है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये कह दिया। मैं ये बता दूं कि जो मरकज में बैठी सरकार बहुमत में होगी वो इस पर विचार कर सकती है। तो ऐसे में गृह मंत्री का, माननीय प्रधानमंत्री का इस पर लोगों को बरगलाना कहां तक सही था? पाकिस्तान से बात की आप बात कर रहे हैं, आप मुझे बताइए अभिजीत जी इस पर जवाब देना है आपको। राष्ट्रीय वो कह रहे हैं कि गृह मंत्री जो है वो बरगला रहे थे, इस पर जवाब चाहिए आपका। और अभिजीत जी मेरा भी एक सवाल है, छोटा सा सवाल है। कश्मीर को लेकर आप काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं, कश्मीर में कमल खिलेगा या हल चलेगा? देखिए जी, पहला सवाल जो सबसे पहले बात अरे गृह मंत्री जी की बात कर रहे हैं, अरे ये वो गृह मंत्री हैं जिसने इतने सालों की गुलामी की बेटियों से हम लोगों को निजात दिलवाई है। कम से कम आपके शिंदे साहब ने भी बता दिया था कि अपने समय में जब वो गृह मंत्री बनकर जाते थे वहां पर, और फोटो आपके लिए उनको कहा जाता था, उसके बाद शिकारा की राइड लेके वापस आ जाया करते थे, उस समय उनका क्या होता था मैं इस चैनल पे नहीं बोल सकता, ये आपके खुद के उस समय के गृह मंत्री ने कहा हुआ है। आप उनका कंपैरिजन कर लीजिए अभी के गृह मंत्री के साथ। एक ऐसा शेर गृह मंत्री है जिसने बता दिया कि क्या होता और क्या नहीं होता, और जिसके कारण आज सबसे बड़ी बात यह कि 70% डिक्लाइन है टेररिज्म के इंसिडेंट्स के अंदर, और एक भी पत्थरबाजी नहीं होती है। तो आपके गृह मंत्री ने आपको आईना दिखा दिया, आप देखना नहीं चाहते तो दूसरी बात है उसके अंदर। और अगर बात आती है आपके सामने आपके गठबंधन की, जब आप बात करते हैं, मुझे बताएं इस गठबंधन के बाद आप कहते हैं कि हम जी उनसे खुश नहीं है, वो हमसे खुश नहीं है। कहां आप नेहरू जी के समय से शुरू हुए थे, नेहरू जी और शेख साहब, फिर उसके बाद इंदिरा जी और शेख साहब, फिर राजीव गांधी और फारूक साहब, फिर अभी राहुल गांधी और उमर साहब, फिर बाद में आप कहते हैं हमें गठबंधन पसंद नहीं। क्यों लोगों को आप बरगला रहे हैं? और सबसे बड़ी बात सोचिए कि खुद ब खुद आप ही के वकार रसूल ने साहब ने कहा कि आपके उमर साहब ने 1 रुपया नहीं लगाया कहीं पर, तो लोग जानते हैं ना उन्होंने रुपया लगाया ना आपने अठन्नी लगाई, अपने लिए आपने चवन्नी सूट बीच में से निकाल ली, वो हमें अच्छी तरह से पता है। और उसके बाद ये जगदीप जी जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं कि गठबंधन कहाँ पर है, कौन सा वाला गठबंधन? इससे बेटर था कि अलग अलग लड़ लेते, फ्रेंडली कंटेस्ट करने की भी क्या ही जरूरत थी। हाँ, लास्ट बात से पहले मैं अपनी बात कंप्लीट कर लेता हूं। अभिजीत जी मेरे सवाल का भी जवाब दीजिए आप। हमने सुना था साइमन गो बैक, लेकिन उमर साहब ने कहा राहुल गो बैक, कश्मीर से राहुल को वापस भेज दिया वहां से। तो आप समझ सकते हैं कि इन दोनों का आपस में गठबंधन क्या है। अब शीतल जी आपका सवाल। जी मेरा सवाल था कि कश्मीर को लेकर आप काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं और आपको उम्मीद है कि इस बार कमल खिलेगा, हालांकि ये तो आने वाले जो 3 दिन है उसके बाद ही पता लगेगा। क्या कश्मीर में कमल खिलेगा या हल चलेगा?
पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कमल अगर कहीं पाए जाते हैं तो कश्मीर में पाए जाते हैं, तो घबराए नहीं, कश्मीर से ज्यादा दूरी नहीं रहेगी इस बार कश्मीर से। चलिए, वो तो कुछ मिनटों के बाद अब एग्जिट पोल खुलेगा, उसके बाद पिक्चर थोड़ी बहुत तो धुंधली मतलब क्लियर होने की कोशिश जरूर होगी, क्योंकि बड़ी अपडेट आपके सामने है जहां पर एग्जिट पोल जो है वो चौंकाने वाले रहेंगे। जम्मू कश्मीर में किस तरह से फेरबदल हुआ है, गुलिस्तान न्यूज का सबसे सटीक एग्जिट पोल आपके सामने आने वाला है, और किसकी यहां पर सरकार बन रही है, किसकी किस्मत का फैसला किस तरह से जनता ने किया है, वो कुछ ही समय के बाद आपके सामने होगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर में एक बड़ा फेरबदल जरूर हुआ है, क्योंकि जनता ने इस वक्त अपना मत किस तरह से किस पार्टी के नाम किया है, ये बड़ा सवाल बन गया है कि आखिर जम्मू कश्मीर की सत्ता पर कौन काबिज होने वाला है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण ये, क्योंकि 10 साल के बाद यहां पर नई सरकार आएगी, लेकिन आज एग्जिट पोल से, जैसे आशा ने कहा, कि थोड़ी सी तस्वीर धुंधली हो जाएगी और 8 को ये तस्वीर पूरी तरह से साफ होगी। लेकिन बड़ा सवाल कि आखिर जम्मू कश्मीर के अंदर किसका राज तिलक होगा, कौन यहां से सरकार बनाएगा, किसका मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि यहां पर मुख्यमंत्री बनना भी 2 भागों में दिखाई दे रहा है। क्या जम्मू का मुख्यमंत्री बनेगा? इतिहास में पहली बार अगर बनेगा तो जम्मू से डोगरा मुख्यमंत्री बनने की आशंकाएं नजर आ रही हैं, और अगर बनेगा तो क्या वाकई में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन जम्मू कश्मीर के लिए होगा। लेकिन अगर जम्मू से मुख्यमंत्री नहीं बनता, डोगरा मुख्यमंत्री नहीं बनता, तो एक बार फिर से सत्ता की चाबी और जो सेंट्रिक पॉलिटिक्स है वो कश्मीर के हाथ में चले जाएगी, और जो केंद्र है सत्ता का वो कश्मीर में चले जाएगा। हालांकि इस बार दावे अलग हैं, सिचुएशंस अलग हैं, हालात अलग हैं, परिस्थितियां अलग हैं, लेकिन उन परिस्थितियों पर जो आकलन है वो लोगों ने किया है, वो जनता ने किया है, वो आम वोटर्स ने किया है, और उन वोटर्स ने अपने मत का इस्तेमाल कर ईवीएम का बटन दबाकर उन सभी प्रत्याशियों की किस्मतों को ईवीएम में कैद कर दिया है। आज हल्का सा तस्वीर सामने आएगी, लेकिन 8 को धीरे धीरे जब परतें खुलेंगी तो दोपहर 1 से 2 बजे तक तस्वीर साफ निकल कर। बिल्कुल शीतल, क्योंकि 5 सवालों के इर्द गिर्द ये पूरा एग्जिट पोल जो है वो आपके सामने आएगा। कुछ ही मिनटों के बाद एग्जिट पोल आपको देखने को मिलेगा। सोहित शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं पीडीपी पार्टी से। सोहित जी, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। और जिस तरह से एग्जिट पोल को लेकर ही बात हो रही है, सवाल उठ रहा है कि किसकी सरकार बनेगी। ये तो कुछ मिनटों के बाद यहाँ पर एग्जिट पोल में बताया जाएगा, लेकिन सही से नतीजे तो 8 को सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और बीजेपी की बात हो रही थी कि गठबंधन है, लेकिन गठबंधन सामने नहीं आ रहा था, समझ नहीं आ रहा था पीडीपी पार्टी का स्टैंड। देखो, पीडीपी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। इसमें हमें एक बात बिल्कुल समझनी चाहिए कि 5 अगस्त 2019 के बाद से जो भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में हालात खराब किए, जिस तरह से एपटेक जैसी कंपनी को जम्मू कश्मीर में लाया, नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया, जिस तरह से यहाँ पे स्कैम हुए, भ्रष्टाचार हुआ, बेरोजगारी बढ़ी, तो इसके लिए हमने जो संघर्ष किया है उसके लिए जम्मू कश्मीर की जनता ने, हमें पूरी उम्मीद है, हमारा साथ देगी। और आने वाला समय पीडीपी का एक बहुत बड़ा रोल इस सरकार में रहेगा, और वक्त आ गया है, वो 8 अक्टूबर को वो चीज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी को पता चल जाएगा कि ये कहां पे स्टैंड करते हैं। जिस तरह से जम्मू का बेड़ा गर्क किया भारतीय जनता पार्टी ने, अब आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाएगा। सोहित जी, आप भी सरकार में रहे थे, 2.5 पौने 3 साल की सरकार रही थी जम्मू कश्मीर के अंदर, क्या आप भी इसके भागीदार? बिल्कुल। अरे अब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क किया, अब तो हम सर सरकार में रहे हैं। अभिजीत जी हंस रहे हैं सर। अभिजीत जी, आप भी अपना कमेंट जरूर करिएगा। ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लेकिन सरकार तो साथ में रही थी। 370 को लेकर जो बड़ा फैसला हुआ, उसमें कहीं ना कहीं पीडीपी पर भी ठीकरा फूटा था, क्योंकि जनता की तरफ से जो बातें कही गई, और उसके बाद महबूबा मुफ्ती ने जिस तरह से अपनी बात को सामने रखा कि कितना शर्तों के आधार पर गठबंधन हुआ था, और जब छेड़छाड़ होने लगी तो उस वक्त किस तरह से हाथ खींच लिया गया। लेकिन आज आप सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर ब्लेम कर रहे हैं। पार्ट तो रहे हैं ना सोहित जी, जवाब दीजिए। आशा जी, बात ऐसी है, पास रहकर जो हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था, जिसमें इन्होंने साफ तौर पे कहा था कि 370 को हाथ नहीं लगाएंगे, इन्होंने पीठ के पीछे शुरू होकर इन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता को धोखा दिया है। हम तो चाहते थे जम्मू कश्मीर लद्दाख का बराबर का हक मिले, उनको बराबर की नौकरियां मिले, अगर इस बार मौका मिलता है, डेवलपमेंट हो। सोहित जी, इस बार अगर मौका मिलता है तो फिर गठबंधन में जाएंगे? देखो, पहले भी हमारी हाईकमान ने क्लियर कह दी है
हमारी हाईकमान ने क्लियर कर दिया है कि जो सेकुलर सोच रखने वाले होंगे तो हम उनके साथ ही रहेंगे। आने वाला समय जो 370 के हक में रहेगा हम उनके साथ हैं। सोहित जी, पहले ये तो बताइए, क्योंकि एग्जिट पोल थोड़ी देर में आएंगे और आज बात भी इसी पर हो रही है, क्योंकि मुद्दों का कोई असर नहीं है आज। सोहित जी, पीडीपी कहां पे एग्जिस्ट कर रही है 2024 के विधानसभा चुनाव में? देखो, पीडीपी का बहुत बड़ा रोल आने वाला है इस 8 अक्टूबर को। ये मैं आपको क्लियर बता दूं, आने वाले समय में पीडीपी ने फैसला लेना है, जो 370 के हक में रहेंगे तो पीडीपी उनके साथ जाएगी, ये बात क्लियर कह दी। अभिजीत जी, आपने बिजबेहरा में कहा, पीडीपी तो बिजबेहरा में दिख रही है, आप भी बताइए इस बार कौन सी सीट कश्मीर से आपके लिए है? कोई एक सीट का नाम बताइए। हमने 19 सीटों पे चुनाव लड़ा हुआ और हमारे को ये है कि पूरे दमखम के साथ और पूरी हिम्मत के साथ हम लोग अपना काम करते हैं और हमारे अपनी कार्यकर्ता के ऊपर हम लोग वोट मांग रहे हैं। इनकी तरह घिसे पिटे 370 के ऊपर या इनके ऊपर हम कम से कम माननीय उच्चतम न्यायालय के अगेंस्ट खड़े नहीं होते। तो जो देश के लिए फैसला हो चुका है उसके ऊपर कंपनी आप लोगों ने लाई, हम जब बात करेंगे ब्लैक लिस्टेड कंपनी आप लोगों ने लाई, पहले काम कीजिए, अपनी पार्टी प्रेसिडेंट को बोले कि स्कैम आप लोगों ने करवाया है, साहब के पास भ्रष्टाचार आप लोगों ने फैलाया है, वापस बेरोजगारी आप लोगों ने बढ़ाई है, अंधा किया, 18.3 चलाई है, उसका हिसाब किताब लोगों को दो। उसके बाद अबू दुर्जाना ने किसके साथ शादी की थी उसका हिसाब किताब दो। उसके बाद अबू हमजा ने कौन सी आपकी मदद की थी उसका हिसाब किताब दो। किस तरह की बातें करते हो? बिजबड़ा की पार्टी बैक टू बिजबड़ा। एपटेक को सोचो, एपटेक को देखो जरा, 2.5 लाख की बैकडोर फंड कराने वाली पार्टी बोलेगी कि एपटेक की बात करें। एपटेक को देखो, ठीक है, हो गया जगदीप जी। 2.5 लाख की बैकडोर अभिजीत जी प्लीज इस तरह से नहीं। मामा जी का भांजा रातों रात केएस ऑफिसर, रातों रात केएस ऑफिसर, रातों रात केएस ऑफिसर। आज तो थोड़ा धैर्य आवाज आ रही है क्या? आपको बताएगा जसलोटिया जी, जनता दिखाएगी आपको। पंच सरपंच के चुनाव आने वाला, उसकी तैयारी करो। थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखिए, क्योंकि कुछ ही पलों के बाद एग्जिट पोल सामने आएगा और एग्जिट पोल में पता चलेगा कि कौन सी वाली पार्टी जीत रही है, कौन सी वाली पार्टी हार रही है, कहां पर कांटे की टक्कर है, कहां पर खाता खुल रहा है, कहां पर नहीं खुल रहा है। थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखिए। जगदीप जी। आशा जी, एक तो मैं पहले सोहित जी को एक बात बता दूं कि भाई साहब, जब पीडीपी के ज्ञान की बात आती है ना, तो अभिजीत भाई पर शक करना बंद कर दीजिए। उनका एक लंबा अनुभव रहा है आपकी पार्टी के साथ, तो बेहतर जानते हैं। मेरा तो ये करा, आपने कितनी जगह अनुभव लिए वो बात करें। आपने तो कोई पार्टी नहीं छोड़ी। देखिए प्लीज इस तरह से नहीं, पर्सनल टिप्पणियां नहीं, मुद्दे पर आ जाइए। ये कोई इशू तो नहीं है। मरूंगा भारतीय जनता पार्टी में, आप कहाँ जाओगे बताओ? मैं तो जीऊंगा मरूंगा बीजेपी में, 7 साल से यही हूँ। आप कहाँ जाओगे ये बताओ? अगली पार्टी कौन सी ये बताओ भाई साहब। कहाँ आम आदमी, फिर अपनी, फिर तीसरी, फिर पुरानी पार्टी, अब कहाँ जाओगे ये बताओ जरा लोगों को। लोग ये जानना मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए सर। कसम खा के बोलता हूँ, ठीक है अभिजीत जी, मरूंगा तो भारतीय जनता पार्टी में। आप बताओ, आप खाओ कसम। अभिजीत जी, ऐसे पर्सनल कटाक्ष मत कीजिए ना, पर्सनल कटाक्ष मत कीजिए। आज पार्टी ज्वाइनिंग के लिए और पार्टी छोड़ने के लिए प्रोग्राम नहीं है अभिजीत जी, कि कौन कहां पर ज्वाइन कर रहा है। वैसे तो पॉलिटिक्स में ना कोई किसी का दुश्मन है ना दोस्त है, जहां फायदा है वहां चल दिए, ये सियासत है। तभी तो जी से पूछते तब आपको फायदा कहा। अच्छा जी प्लीज, बार बार अभिजीत जी बीच में कूदेंगे तो बात नहीं बनेगी। मुझे लगा इनको मेरी बात चुभी है, मैं इतना ही कह के बात खत्म करूंगा। जब विचारों की बात आती है, अभिजीत जी सुन लीजिए, मुझे पता आप धतूरा खा के आते हैं, कैसे बात? सुन लीजिए ना, मेरी शक्ल देखो जरा। ये बात आप अपने उस लीडर के लिए बोलते ना जिसे अटल जी ने बचाया था। ये बात आप उसके लिए बोलते जिसे अटल जी ने फॉरेन के एयरपोर्ट पे बचाया था। एक और बड़ी खबर जहां पर कुछ ही समय के बाद एग्जिट पोल आपके सामने आएगा और एग्जिट पोल में आप देखिए किस तरह से किसे बहुमत मिल रहा है। ये बड़ी बात है, क्योंकि 90 सीटों का समीकरण क्या कुछ है वो आपके सामने रखेंगे और कहां पर किसकी जीत, कहां पर किसका खाता खुल रहा है और किसके सर पर यहां पर ताज जो है वो सजेगा। क्योंकि एग्जिट पोल में सारे नतीजे आपके सामने रखेंगे कि कौन सी वाली सीट लगातार आप देखिए बढ़त बनाती नजर आ रही है, कहां पर कांटे की टक्कर नजर आ रही है और कहां पर किस पार्टी का वर्चस्व और ज्यादा तरीके से बढ़ गया है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आप सभी दर्शकों से यही कहना चाहूंगा कि आप अगले 3 घंटों तक सिर्फ और सिर्फ गुलिस्तान न्यूज के साथ अपनी आंखें बनाए रखिएगा, अपने रिमोट को साइड पे करके रखिएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ गुलिस्तान न्यूज जम्मू कश्मीर का सटीक एग्जिट पोल आपके सामने रखेगा और हर पल हमने लोगों के साथ
बातचीत की है, लोगों के साथ उनके मुद्दे जाने हैं। हमारे जितने भी रिपोर्टर्स ग्राउंड पर हैं उन्होंने उनके साथ बातचीत की है और उन तमाम सवालों के आधार पर, उन तमाम मुद्दों के आधार पर हमने आज का एग्जिट पोल तैयार किया है। तो अगले 1 घंटे सिर्फ और सिर्फ गुलिस्तान न्यूज पर सटीक एग्जिट पोल। ठीक है, तो उसके साथ ही आप देखिए जब एग्जिट पोल सामने आता है तो उस वक्त तो पिक्चर क्लियर होगी ही, लेकिन सोहित जी 5 सवालों पर आज एग्जिट पोल घूम रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 370 जाने के बाद क्या फायदा हुआ, सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए जो कदम उठाए गए उसका आंकलन कर लीजिए, रोजगार को लेकर जो बड़ा दावा किया गया उसका आंकलन कर लीजिए, कौन सी वाली पार्टी आपके लिए रोजगार के नए अवसर पैदा कर सकती है, इस पर आपको बातचीत करनी थी। बुनियादी ढांचे को लेकर जो सरकार बड़ा दावा कर रही थी उसका कितना लाभ जमीनी सतह तक पहुंचा, लेकिन पीडीपी पार्टी की तरफ से जिस तरह से अपना मैनिफेस्टो लाया गया, लोकल्स प्रायोरिटी बताई गई, क्या लगता है कितना फायदा होने वाला है? देखो, आने वाला समय इतना मैं क्लियर बता दूं कि जो 5 अगस्त 2019 के बाद से जो भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार, डिक्टेटरशिप फैलाई है, उसको मद्देनजर की है कि जम्मू कश्मीर की जनता को हर एक चीज की सुविधा दी जाए जो हमसे हो सके, चाहे इंडस्ट्री के मसले में हो, चाहे एजुकेशन के मसले में हो, चाहे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के मसले में हो, चाहे पेंशन के मसले में हो। हर एक चीज में हमारी कोशिश रही है कि हम जनता की आवाज को जनता तक और उनकी जो जितनी भी मुश्किलात हैं उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर की जनता पीडीपी का पूरा साथ देगी, क्योंकि पीडीपी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने जो पीला पंजा था उसके खिलाफ दिल्ली में जाकर पार्लियामेंट के बाहर प्रोटेस्ट किया था। उसी प्रोटेस्ट की बदौलत पीला पंजा जम्मू कश्मीर में बंद हुआ था। लेकिन सर, जिस अंदाज में आपने प्रचार प्रसार किया है सोहित जी, लगता नहीं कि पीडीपी मेन स्ट्रीम या मुख्य धारा में दिखाई दे रही है अभी कहीं भी। हालांकि आपको ज्यादा पता होगा, लेकिन जिस तरह से आप ग्राउंड पे दिखे थे, क्या इस बार अगर आपको मौका मिलता है गठबंधन के साथ जाने का, किसकी तरफ आपका रुझान होगा? में बात है कि दोहरा रहा हूँ, सेकुलर सोच रखने वाला होगा, जो 370 के हक वाला होगा, हम उनके साथ जाने को तैयार हैं कि जम्मू के डोगरों का जो स्टेट सब्जेक्ट है, जो जिनका सर आप चाहते हैं कि जम्मू का डोगरा सीएम बने? सोहित जी जम गया, बोलो भाई। सोहित जी जवाब दो उनका। जम्मू कश्मीर की जनता मुंह में दही क्यों जम गया? जवाब दो जी का क्या पूछ रहे हो? ये फैसला वाले समय में आपको देखने को मिल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर से सवाल दोहरा दो तो समझ नहीं आता। अभिजीत जी प्लीज। नहीं, एक बार पूछिए ना जी, दही जम गया उनके मुंह में। आपने डोगरों की बात की तो उनके मुंह में दही जम गया। सोहित जी जवाब दीजिए ना, क्या आप चाहते हैं कि जम्मू में डोगरा सीएम बने? जम्मू पीडीपी सेकुलर सोच रखने वाली पार्टी है जी, इस बात को समझिए। सर मेरा आपने जवाब ही नहीं दिया। जम्मू का डोगरा सीएम आप चाहते हैं? देखो, ये फैसला अगर पीडीपी की मेजॉरिटी आएगी तो 100% हमारी हाईकमान इस चीज में फैसला लेगी। फैसला कश्मीर सवाल यहाँ पर ये है कि इस बार जानकार भी ये कह रहे हैं कि सत्ता की चाबी जो है वो जम्मू के लोग तय करेंगे कि किसे देनी है। जम्मू की जनता के लिए कितना काम किया गया, ये बीजेपी के लिए भी सवाल है, कांग्रेस के लिए भी है, पीडीपी के लिए भी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी है। देखो आशा जी, इस बात को आशा जी, अब मौका जनता के लिए, हाँ मैं आपके पास आ रही हूँ जगदीप जी, 1 सेकंड का समय दीजिएगा जल्दी से। सोहित जी, जम्मू की जनता के लिए ये तो भारतीय जनता पार्टी अच्छे ढंग से जानती है कि जो हालात भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू में बनाए, जिस तरह से एपटेक जैसी कंपनी को जम्मू में लाया, नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया और जिस तरह से SI के स्कैम मतलब आप सिर्फ आरोप लगाएंगे और दूसरे पर ठीकरा फोड़ देंगे, ठीक है? अरे 10 साल से हम तो यही सब चीजें देख रहे हैं जगदीप जी। अरे 10 साल से पहले तो पीडीपी और कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, उसके काम को कौन गिनाएगा? सोहित जी, इस तरह से नहीं होता है। जगदीप जी आ रही हूँ। आशा जी, मैं आपको मौजूदा बिना लाग लपेट के बता दूं, बट साफ शब्दों में, हाँ, अगरचे जमाते इस्लामी के 2-4 लोग जीते हैं या इंजीनियर रशीद कुछ 2-4 सीटों पे कामयाब रहते हैं, अगरचे, क्योंकि सजाद लोन और अल्ताफ बुखारी से कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद हमें नज़र नहीं आ रही,
तो किसी भी कीमत पर अगर भाजपा के साथ इनमें से कोई गया तो इनके नेता इनका साथ छोड़ देंगे, पहले ये समझ लीजिए। जगदीप जी, रही सवाल बात ये PDP था, की। जगदीप जी सवाल ये था कि इस बार सत्ता की चाबी जम्मू के लोगों के हाथ में है, जम्मू रीजन के लोगों के हाथ में, जिसमें 2014 में 24 सीटों में से 20 पर काबिज, 20 में से 18 पर काबिज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हुई थी, जिस पर 24 सीटों पर इस बार चुनाव हुआ है। ये सवाल था, इस पर जवाब देना था कि कौन सी वाली पार्टी ने कितना काम किया। तो आप अपनी पार्टी का बताइए कि कांग्रेस ने जम्मू के लोगों के लिए कितना काम किया, उसी के आधार पर तो वोट होगा ना, क्योंकि 5 मुद्दे गिनाए गए। आशा जी, अब बराए मेहरबानी मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, स्पष्ट कर दूं। पहली तो बात, गधे का गुस्सा जो है ना वो कुम्हार पर निकालना सही बात नहीं होती। विगत 10 सालों से सत्ता में ये लोग, और जब भी कभी कांग्रेस, आप पूरा लोकतांत्रिक इतिहास उठाकर देख लीजिए, सत्ता आसीन हुई जम्मू कश्मीर में तो एक घटक दल के तौर पर हुई। दूसरी बात, अब कह रही हैं आपकी जम्मू के हाथ में चाबी है, जम्मू का सीएम डोगरा। मैं नहीं कह रही, आप मुझे एक बात बताइए, जानकार कह रहे हैं। इनसे भी जरा ये सवाल पूछ लीजिए, कांग्रेस चाहती है डोगरा सीएम बने। शीतल जी, इनसे भी सवाल पूछ लीजिए। नहीं, एक मिनट, आपको जवाब देने दीजिए उनको। जगदीप जी बोलिए। सबसे कम समय स्क्रीन टाइम मेरा होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, पक्षपात नहीं है कोई भी, सबके लिए पर्याप्त समय है। बोलिए आप जी। मैं मुद्दे की बात करता हूँ, बोलिए सीधी और साफ बात है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों का जो जनाधार है वो निश्चित तौर पर जम्मू के कुछ एक हिस्सों में होगा, लेकिन इनका ओरिजिन कश्मीर से है। और आज भी डिलिमिटेशन के बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो कश्मीर की सीटें कंपैरेटिवली ज्यादा है। इसमें कोड में खास मैं कहूंगा कि जो 5 सीटें नॉमिनेशन के जरिए आनी थी, नॉमिनेटेड एमएलए थे, वो भी इन्होंने बड़ा श्रुडली, पूरी धूर्तता के साथ, जो इनके चेहरों पे दिखती है, वो इन्होंने एलजी के गोद में डाल दिया। अब ऐसे में आप मुझे बताइए, आप कैसे तवक्को करती हैं कि जम्मू का सीएम होगा? हम भी चाहते हैं जम्मू का सीएम हो, और कांग्रेस इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। अगर हमारे एंड पे यहाँ पर भी हमें लेश मात्र लगा कि जम्मू से सीएम बन सकता है, तो हम ही ने दिया। विकार रसूल वानी साहब, आप देखिए, जम्मू से थे, वो पीसीसी प्रेसिडेंट थे। तो ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। एग्जिट पोल में काफी हद तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी, उसके बाद अगर हम इस पर बात करें आशा जी, तो ज्यादा बेहतर हो। जवाब ही नहीं आया, जवाब दीजिए अभिजीत जी, आप भी इस सवाल पर। देखिए, इनके पुराने इतिहास से आपको पता चल जाएगा। डोगरा सीएम की बात करते, डोगरों पे कितना बर्दाश्त करते थे कि 51-52 की जो पहली असेंबली बनी थी, 1.5 दर्जन सीटें वहां पर ज्यादा शुरू से ही हमारे यहाँ पर रहे। शुरू पर हमारे पास इन्होंने जो काम किया, अभी आप इनसे पूछिए डोगरा सीएम, इनके मुंह में भी दिए दही जम जाएगा। मुझे पता है डोगरों से सिर्फ इनको वोट चाहिए, डोगरों के लिए इन्हें कुछ करना नहीं है। और एक भी आपको याद होगा, जिस डोगरा सर्टिफिकेट की भी बात कर रहे थे इन्हीं के जो इंडिया गठबंधन के लोग, वो डोगरा। लेकिन सर अभिजीत जी, जिस डोगरा सीएम की आप बात कर रहे हैं, सत्ता में थी यहाँ पर, अभिजीत जी, का गठबंधन था, तो अभिजीत जी, जो डोगरा सीएम की आप बात कर रहे हैं वो जम्मू से संभव तो नहीं है। जम्मू में उतनी सीटें नहीं है जितने हमें पूर्ण बहुमत के लिए चाहिए सरकार बनाने के लिए, नहीं है। आपको कश्मीर से सीटें तो लेनी पड़ेंगी, उसके बाद ही डोगरा सीएम बनेगा, ये नियम है। और उतनी सीटें हैं, ये नंबर्स का गेम है, तो आप कैसे बनाएंगे डोगरा सीएम? चलिए, एक और बड़ी अपडेट, और एग्जिट पोल अब आने वाला है, क्योंकि गुलिस्तान न्यूज का सबसे सटीक एग्जिट पोल आपके सामने रहेगा। और एग्जिट पोल में इस वक्त हैरान करने वाले आंकड़े सामने आएंगे। एग्जिट पोल में आप देखेंगे कि किसकी शानदार जीत हो रही है और किस तरह से कौन सी वाली पार्टी यहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बनाएगी, क्योंकि पूरी तरह आप देखिए एग्जिट पोल जो है वो तैयार है। लगातार हमारा डेस्क इस पर काम कर रहा है, पल पल की अपडेट आपके सामने रखेंगे। महज कुछ ही समय के बाद एग्जिट पोल अब खुलने वाला है कि आखिर जम्मू कश्मीर की जनता ने जिस तरह से नुमाइंदे के भाग्य के फैसले को पिटारे में बंद किया है, उसका फैसला उन्होंने किस तरह से सामने रखा है, ये आप देखेंगे। सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट, और 5 मिनट के बाद ये एग्जिट पोल शुरू होगा। ठीक 6 बजे एग्जिट पोल शुरू होगा। और हमारी टीम जिस तरह से काम कर रही है, जिस लगन के साथ काम कर रही है, जिस मेहनत के साथ काम कर रही है, उम्मीद है कि आने वाला एग्जिट पोल आपको भाएगा। फिलहाल अभिजीत जी, एक सवाल था मेरा, मैं चाहूंगा कि आप उसका जवाब दीजिएगा। शीतल जी, बिल्कुल। एक बात तो आप मुझे लगता है कि बेचारे हमारे जम्मू के डोगरों ने क्या कसूर है हमारा, और हमने क्या पाप किया हुआ है कि 13 अभी तक नॉन डोगरा चीफ मिनिस्टर बन गए, जब से आजादी के बाद से लेके आज तक।
अगर एक बारी डोगरा भी बन जाएगा तो कांग्रेस और एनसी और पीडीपी के पेट में क्यों दर्द होगा, मुझे ये समझ सर 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 अगर आप चाहते हैं डोगरा सीएम, ठीक है, जम्मू वाले चाहते हैं डोगरा सीएम बने, नंबर्स कैसे बनेगा? मेरा सीधा सवाल है। नंबर्स भी आपके सामने आ जाएंगी जब आप अच्छी तरह से मेहनत करेंगे, सब कुछ करेंगे तो नंबर्स भी आपके सामने आ जाएंगे, आंकड़े भी आपके सामने आ जाएंगे। नहीं, मेहनत सब तो कुछ पहले होगा, होनी आपकी चाहिए नीयत थी होनी ना। अब तो चाहिए। वोटिंग हो नीयत गई होनी अभिजीत चाहिए जी, आपकी। अब तो वोटिंग हो गई, तो हमने अब तो रिजल्ट की तो बारी मेहनत है। की है। देखिए आयशा जी, हम उस होनहार बच्चे की तरह हैं जो पूरा साल पढ़ता है, इनकी तरह नहीं एग्जाम से एक दिन पहले किताब निकालता और फेल हो जाता है, उसके बाद टीचर को और स्कूल को दोष देना शुरू हो जाता है। मैं फिर उसी बात पर आ रहा हूं अभिजीत जी, मैं चाहता हूं कि आप जरा कश्मीर का बताइएगा। 2, 3, 4, 5 कश्मीर में शीतल जी, अगर आपको याद होगा, डीडीसी में 3 कमल खिले थे, तब भी कोई कहता था कि पॉसिबल नहीं है, तो अब भी आपके सामने कमल जरूर खिलेगा कि कश्मीर के अंदर। ठीक है, ओके। जगदीप जी, कमल खिलने वाला है। शीतल जी, आपने बिल्कुल शारद पकड़ी है। जो मैं बात कह रहा था वही आपने भी कही, और ये सच भी है। देखिए, आप आंकड़ों से बाहर होके बात नहीं कर सकते। और यहाँ तक भाजपा कोई शब्द के वो तकिया का लाभ बन जाए, मुंह पे दही जम जाएगा। भाई क्यों जमेगा? कांग्रेस इज एब्सोल्युटली ईगर। इफ देयर वुड बी एन लीस्ट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, तेरा वी विल सीएम गो में से फॉर कितनी बार डोगरा लेकिन बनाया बार आपने? बार 13 सीएम में तो मैक्सिमम आप मैंने पहले बता दिया आपको, बनाए डोगरे। बताएं। देखिए, मत बोलिए, सुन लीजिए। पहले तो चलिए, बात फिलहाल डोगरों एग्जिट का पोल का ये तो जो काउंटडाउन आप शुरू हो गया है। बोलिए ठीक है, बोलिए। 2 मिनट में आशा जी बात करूंगा। पहले तो डोगरों के प्रेम का जो आलाप राग आप अलापते उसको बंद कीजिए। आप ही वो लोग हैं जिनको क्यों लापे जी? छुट्टी हम आधिकारिक डोगरों की तौर पर बात लेने करेंगे, के क्यों ना करें लोगों डोगरों की को बात? सड़कों पे हम उतरना करेंगे, पड़ा। जरूर करेंगे सुनिए, डोगरों की बात। असि तो भाई डोगरे साहब, आखिर कहा कि सामने आपने करने जितनी छुट्टी नहीं तक लेने के लिए लोगों को सड़कों हम पे उतरना कमसान पड़ा। करते रहेंगे, छोड़ डालने असि से कुछ नहीं कमसान होता। करते रहोगे। असि डोगरे आखिर आपने सामने किया करने क्या? जितनी जगह जम्मू कमसान नहीं के लिए वो बताओ। करते। हम डोगरों के लिए लड़ते क्यों रहेंगे, लेबर डोगरों की जी बात जी बनकर रहेंगे। ठीक है आपकी जगदीप तरह जी, नहीं है, तब आप उन्होंने पूरी बात आतंकियों को करें, क्रेडिट डोगरों की बात जरूर हमारे करेंगे वाली पे आप। बोलना आपके है, राहुल लड़का गांधी ने बोलना जो होगा। डोगरों की पगड़ी उछाली ठीक है। है, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ठीक है, हो गया। आपकी आदत है झूठ को झूठ पे सोहेल जी। क्यों आदत है? आप डोगरों के बारे में बोलेंगे, मैं सुनूंगा, मैं सुनता रहूंगा। क्यों आशा जी सुनूंगा? ये बात करने नहीं देते हैं। अभिजीत जी, एक तो आप इंटरप्ट बहुत करते मेरा हैं। सीधा सवाल है। आयशा सवाल जी, रखूंगा इनको तो कहिए फिर डोगरों जवाब के भी तो खिलाफ चाहिए बात कि नहीं। करें। आयशा जी, इनको कहना डोगरों के छुट्टी खिलाफ के बात लिए लोगों को क्यों लड़ना जो मर्जी बोले, बाकी पड़ा? आंसर मी, उसमें छुट्टी के डोगरों के लिए खिलाफ बात के लोगों को लड़ना ठीक क्यों है, पड़ा? ठीक है क्यों अभिजीत। लड़ना पड़ा? क्यों राजपूत सभा का आपने वो राजनीतिक भविष्य खत्म करने की कोशिश की? क्यों आपके कमंदर गुप्ता ने इस तरीके के अरे जिन राजपूतों के राजाओं को आपने यहाँ से बोला, हमने बाहर खदेड़ दिया, हमारे राजपूतों की आपने पगड़ियां उछाली, उन राजपूतों के लिए आपके पेट में दर्द हो रहा चाहता था है? अच्छे क्यों झूठ बोल रहे हो? आप राजपूतों के कितने सगे हमें पता है। बोल के आ जा। अरे इस तरह से देखिए, महाराजा सिर्फ किसी समाज के या पर्टिकुलरली किसी एक समुदाय के नहीं थे, वो पूरे जम्मू कश्मीर की जनता के हैं। तो इस तरह से तो बातचीत नहीं होनी चाहिए। मुद्दों पर आज चर्चा हो रही है, उस पर आ जाइए प्लीज। इस तरह से समय बर्बाद करने की क्या कोशिश हो रही है बार बार? सोहित जी स्टैंड बाय हैं, कभी कब से यहाँ पर सोहित जी स्टैंड बाय हैं। सोहित जी बोलिए जरा। हाँ, आशा जी, बात ऐसी है, जसरोटिया साहब डोगरों की बात कर रहे हैं। अरे बाबा, 5 अगस्त 2019 के बाद से आपकी सरकार थी। एलजी तो डोगरा तो दिया नहीं आप लोगों ने, एलजी तो डोगरा दिया नहीं, और आप डोगरों के वो बनते प्यार ये कौन सा तरीका करता? यूपी से आपने एलजी मंगवा लिया, जम्मू का डोगरा तो आप एलजी बना नहीं सकते। एलजी बीजेपी नहीं बनाती है। जम्मू का चीफ मिनिस्टर बनाने जा रहे हो। एलजी बीजेपी नहीं बनाती है। अब वही लोग 5 में से 2 सीटों पर अपनी इलेक्शन सोहित जी, एलजी का चयन राष्ट्रपति से होता है। एलजी का चयन राष्ट्रपति से होता है। और जरा अपना आंकड़ा भी बताइएगा इतिहास उठा के, आपकी सरकारों में कितने एलजी जम्मू से बने हैं? चलिए, बहुत बड़ी खबर कुछ ही मिनटों में यहाँ पर एग्जिट पोल आपके सामने रहेगा। गुलिस्तान न्यूज का सबसे सटीक एग्जिट पोल आप कुछ ही मिनट के बाद यहाँ पर देखेंगे कि आखिर किसकी जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बन रही है और एग्जिट पोल में कहां पर कौन सी पार्टी जीत दर्ज कर रही है और किसके सर पर यहाँ ताज सजेगा। और क्या भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जनता ने जताया है, कांग्रेस पर जताया है, पीडीपी पर जताया है, या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस, या फिर और भी जितनी पार्टियां इस वक्त चुनावी मैदान में थी? क्योंकि 2024 का चुनाव काफी तरीके से दिलचस्प रहा है।
जिसमें आपने देखा वोटिंग प्रतिशत एक एक कर किस तरह से बढ़ता चला गया। बिल्कुल, और 6 बज चुके हैं और कुछ ही सेकंड में, कुछ ही मिनट में ये एग्जिट पोल का एक एक करके हम खोलना शुरू कर देंगे। जम्मू कश्मीर चुनाव 2014 के नतीजे 87 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसमें पीडीपी के पास 28 सीटें थी, बीजेपी ने 25 सीटें जीती थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में 15 गई थी और कांग्रेस के पास 12 सीटें थी। इसमें पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी बनी, बीजेपी के साथ सरकार भी बनाई, लेकिन पौने 3 साल ये सरकार चलने के बाद टूट गई थी। हालांकि बड़ी पार्टी पीडीपी थी, बीजेपी वोट शेयर के मामले में सबसे बड़ी पार्टी थी, यानी सबसे ज्यादा वोट शेयर 2014 में बीजेपी के पास था। नेशनल कॉन्फ्रेंस 28 से लुढ़क 15 पे पहुंची थी 2014 के ये फिगर्स। अब आपको बता रहे 10 साल के बाद ये चुनाव हो रहे हैं और 10 साल के बाद ये चुनाव बेहद ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई थी पीडीपी 28 सीटों पर, जिसमें वोटिंग की अगर हम परसेंटेज की बात करें तो देखिए 22.67% वोट उस वक्त पीडीपी पार्टी ने लिया था। दूसरे नंबर पर बीजेपी रही थी, जिसमें 25 सीटें थी और 22.98%, यानी कि वोटिंग शेयर की अगर हम बात करें परसेंटेज की, तो परसेंटेज कहीं ना कहीं बीजेपी का ज्यादा रहा था। लेकिन इस बार 2024 का अगर नतीजा सामने आता है तो अब एग्जिट पोल में किस तरह से रहेगा ये तो आप चंद मिनटों के बाद देखेंगे। अभिजीत जी, पिछली बार अगर हम देखें 2014 का चुनाव 25 सीटें, लेकिन वोटिंग परसेंटेज ज्यादातर बीजेपी का रहा था। क्या लगता है कि इस बार कहां पर बीजेपी है? देखिए, इस बार पहले से भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी वोटिंग परसेंटेज के अंदर और सीटें भी काफी ज्यादा पहले से आएंगी। और सबसे बड़ी बात यह कि हमने जो पिछले 5-6 सालों में जो काम किए हैं, सबका साथ सबका विकास के चलते जो हर एक आम जनमानुस की जिस तरह से स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है पहले से इम्प्रूव हुआ है, उसी के ऊपर लोग अपना सब कुछ तय करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम लोगों ने यहाँ पर एक भय का जो माहौल था और जो सब कुछ एक बंदूक का जो माहौल था, जिससे काफी हद तक निजात पाए हैं, जो पत्थरबाजी से निजात पाए हैं, वो सब चीजों को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम पूरे आश्वस्त हैं कि सरकार। ठीक है जगदीप जी, कांग्रेस पार्टी 12 सीटों पर सिमट गई थी 2014 में और 18.01% वोटिंग परसेंटेज रहा था। लगता है कि इस बार ऊपर जाएगी कांग्रेस? आशा जी, मैं बिल्कुल आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात बता दूं। जैसे शीतल ने बात की कि राष्ट्रपति ही तय करता है एलजी को, तो जिस देश के अंदर महामहिम प्रधानमंत्री को दही खिलाना शुरू कर रहे हैं, जिस दही की बात कर रहे थे, तो कहाँ रह जाती है वो शिष्टाचार और वो ऊपर ही जाएगी आपकी। मैं बता दूं कि स्थिति ये है कि मौजूदा समय में आशा जी, कांग्रेस निश्चित तौर पर जम्मू खित्ते के अंदर एक बड़ा अलग तरह का उदाहरण पेश करने जा रही है और इस तरीके के चुनावी नतीजे होंगे कि भाजपा के पांव के नीचे से इनकी सियासी जमीन खिसक जाएगी, ये तय। और मैं एक बात आपको और बता दूं, बार बार जब ये गिनवाते हैं तो गिनवाने के लिए इनके पास क्या होता है? पत्थरबाजी कम हो गई, हम जी आतंकवाद पे, जैसे माननीय प्रधानमंत्री ने बोला। और आपने देखा जिस दिन वो बोल रहे थे डोडा में, तो वहां पर अभी 18 घंटे भी नहीं हुए थे जहां हमारे 2 जवान 87 से बेच के रखे हैं आपने। जगदीप जी, आपको नहीं लगता है कि जब कोई काम किया गया है सरकार की तरफ से तो उसे गिनाने की जरूरत है? क्योंकि हेल्थी ऑपोजिशन के तौर पर अगर काम होता है, स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के तौर पर काम होता है, तो उन्हें मानने की भी जरूरत है। जब अच्छा काम हुआ है तो मानिए, जब नहीं हुआ है तो उन मुद्दों को सामने रखिए। नहीं मानते आप इस बात को? Asha ji, I sincerely appreciate your question, but my point is very clear. Once PM is proclaiming in Doda कि भाई साहब आतंकवाद खत्म हो गया, 18 किलोमीटर के एरियल डिस्टेंस पे 2 जवान शहीद होते हैं। भाई साहब, हमने कब कहा खत्म हो गया? सर, कांग्रेस इन मुद्दों को क्यों नहीं भुना पाई सर जमीन पर? जगदीप जी, आतंकी हमलों का एक लंबा सिलसिला हमने जगदीप जी, इतने सारे मुद्दे आप गिनाते हैं, उनको आप भुना क्यों नहीं पाए सर जमीन पर उतर कर लोगों के सामने? विश्वास दिलाना था। ये आपने बढ़िया सवाल पूछा है और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। इस चुनावी नतीजे के बाद कांग्रेस में आला कमान के द्वारा एक बड़ी गहनता से विचार विमर्श और मनन जरूर होगा। बस मैं इतना कह दूं आपको कि अगर कहीं पर हमें लगता है कि भाजपा का जो फॉल्स प्रोपेगेंडा है, वो अगर ये करने में किसी तरीके से कहीं थोड़ा बहुत कोई इनको कामयाबी हासिल हुई है, तो उससे कैसे लड़ा जाना है। चलिए, वो तो एग्जिट पोल में सामने आ ही जाएगा जगदीप जी कि मुद्दों को आप लोग गिना पाए हैं या नहीं,
क्योंकि जिन 5 सवालों पर हमने अपने एग्जिट पोल को लेकर काम किया है उसमें पिक्चर थोड़ी बहुत क्लियर जरूर होगी। लेकिन सोहित जी, जिस तरह से 22.67% वोटिंग परसेंटेज और 28 सीटों पर आप लोग थे, इस बार अपने आप को कहां पर देख रही है पीडीपी पार्टी? देखो पीडीपी, क्योंकि अब पार्टी के साथ इस पर चर्चा करना जरूरी है। पीडीपी बहुत मजबूती से लड़ रही है, जनता के बीच में है और मुझे पूरी उम्मीद है जनता हमारा पूरा साथ देगी और 28 से ज्यादा ही सीटें हम लेकर आएंगे और पीडीपी का बहुत बड़ा रोल आने वाले समय में 8 अक्टूबर को आपको देखने को मिल जाएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार में हमारा पूरा हिस्सा होगा और आने वाला समय पीडीपी का होगा। अभिजीत जी, जिस तरह से जगदीप जी भी कह रहे हैं कि आतंकवाद खत्म नहीं हुआ है, जो एक बड़ा मुद्दा सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए जो एक बड़ा मुद्दा जम्मू कश्मीर के अंदर बना हुआ था, कांग्रेस पार्टी आज भी उसे गिनाने की कोशिश कर रही है। देखिए, जिस कांग्रेस ने 87 में यहाँ गन कल्चर लाया था, समझ सकते हैं उसको कि कम से कम 30 साल तो लग गए, लेकिन 70% के करीब वो गन कल्चर यहाँ से खत्म हो गया। एक बात जो मैं लास्ट कहना चाहता हूँ आयशा जी, और बड़ी गंभीरता से कहूंगा, सोचिए, भगवान ना करे कहीं पर ये लोग जो षड्यंत्रकारी लोग हैं कहीं अपने मंसूबों में कामयाब हो गए तो क्या होगा? फिर से पत्थर युग आ जाएगा, फिर से बैकडोर अपॉइंटमेंट शुरू हो जाएगी, फिर से वो 2.5 करोड़ के टूरिस्ट 2.5 लाख रह जाएंगे, फिर से वो जो G20 जैसे इवेंट कभी भी नहीं हो पाएंगे, फिर से किसी का भी मामा किसी का भी भांजा रातों रात जो है वो केएस ऑफिसर बन जाएगा और फिर से हम उसी युग में चले जाएंगे जो 87 में यहाँ पर लाया गया था। लेकिन इत्मीनान रखिए, अंत में जो है सच्चाई की हमेशा जीत होती है, इसीलिए सबका साथ सबका विकास चलते भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी इतने सालों से यहाँ पर शासन करती आ रही है, सरकारों में रही है, सत्ता में रही है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या फिर जम्मू कश्मीर के अंदर हो, उसके बावजूद भी इस तरह के आरोप लगना कि कांग्रेस सरकार में आएगी तो फिर वो पुराना जम्मू कश्मीर बनेगा, आतंकवाद बढ़ेगा, पत्थरबाजी बढ़ेगी, वो चीजें होंगी। शीतल जी, मैं बोलूँ अब? जी जी जी, आप ही से सवाल। शीतल जी, अब मैं जो बात आपको बताने की कोशिश करूंगा वो अभिजीत भाई के समझ में नहीं आएगी, मैं जानता हूं, लेकिन मुझे यकीन है कि आप जरूर उससे पकड़ लेंगे। दरअसल ये जो इनका कार्यकाल रहा, मैं आपको ईमानदारी से बताना चाहता हूँ, खास तौर से जब नेशनल सिक्योरिटी की कश्मीर के अंदर भाजपा ने उन ब्यूरोक्रेट्स को लाकर बिठाया। आज भी आप देखिए, जो देश के अन्य कोनों से आए हैं, ना तो उनको वहां की जमीनी हकीकत का पता था, ना उनको ये पता था कि कौन सा मिलिटेंट ग्रुप कैसे काम करता है, उसकी कमर कैसे तोड़ी जाए, कैसे लोगों के साथ एक संवाद बनाया जाए, कैसे हालात को और बेहतर किया जाए। बस वो एक डंडा इन्होंने पकड़ा कि भैया उठाओ, 5-7-10 हजार लोगों को उठा के अंदर कर दो और फिर पीटना शुरू कर दो ढोल। हमने पत्थरबाजी पर काबू पा लिया। यही कारण था कि आज जम्मू जैसा शांत कितना भी जो है आतंकवाद की जगदीप जी, अगर आप लोग इस तरह का स्टैंड रखते हैं तो फिर खुलकर आपने समर्थन क्यों नहीं किया नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो का? उसमें तो सारी चीजें रखी गई थी। आज आप बोल रहे हैं डिबेट के अंदर, लेकिन खुलकर आपने समर्थन नहीं किया, क्यों नहीं किया? आशा पॉइंट है जिस पर आप मुझे कह सकती हैं। नहीं जगदीप जी, सिर्फ ये कहने से पला नहीं झाड़ना होता है ना कि पॉइंट है। आपने समर्थन तो किया नहीं। आप मुझे बताइए ना, 2 अलग अलग पार्टी। चलिए एक और बड़ी अपडेट, क्योंकि अब यहाँ पर आप देखिए एग्जिट पोल किस तरह से आपके सामने रहेगा। गुलिस्तान न्यूज का सबसे सटीक एग्जिट पोल, क्योंकि यहाँ पर किसकी सरकार बनने वाली है, हर किसी की नजर इसी पर टिकी हुई है कि कब एग्जिट पोल खुले और पता चले कि कहां पर कौन सी पार्टी इस वक्त जीत अपनी दर्ज कर रही है। सबसे सटीक एग्जिट पोल आप गुलिस्तान न्यूज चैनल पर देखेंगे। चंद ही मिनटों के बाद आपके सामने एग्जिट पोल खुलने वाला है। शीतल।